अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है होंडा विज़ल HEV Z पैकेज 2021 मॉडल। ये होंडा विज़ल की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 से ही आना शुरू हुई है और ये पिछली विज़ल में बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। कैसे मैं आगे कवर करूंगा और ये गाड़ी Z पैकेज है। मैंने इससे पहले इसके टॉप ऑफ लाइन यानी कि प्ले पैकेज के रिव्यूज भी किए हुए हैं और वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये गाड़ी Z पैकेज है और Z पैकेज भी ऑलमोस्ट प्ले के बराबर ही है। जस्ट इसमें रूफ हार्ड आती है, ये खुल नहीं सकती और इसके अलावा इसमें फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी बहुत कम है, लेकिन गाड़ी मोर लेस वैसी ही है। इंजन भी इनमें सेम आता है, रिम भी इसमें 18 इंच के हैं, इसमें रडार भी आता है, होंडा सेंसिंग भी आता है, पार्किंग सेंसर्स भी हैं और हेडलाइट्स भी इसकी एलईडी वाली ही हैं। बट ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से उससे तकरीबन 30 लाख रुपए सस्ती है। विज़ल प्ले पैकेज आपको 1.5 करोड़ के आसपास मिलेगी। इसकी डिमांड 1 करोड़ 20 लाख है। ये गाड़ी किस मॉडल है, 23 इंपोर्ट है और अनरजिस्टर्ड है। इसकी डिमांड 1 करोड़ 20 लाख है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great vehicle, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी पिछली विज़ल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पिछली विज़ल काफ़ी गोल सी, राउंड सी थी, जबकि ये गाड़ी काफ़ी स्लीक और शार्प सी है। इस तरह की गाड़ी पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दी गई है होंडा की तरफ से HRV के नाम से, लेकिन वो गाड़ी फीचर्स के लिहाज से इससे आधी भी नहीं है और प्राइस के लिहाज से वो गाड़ी तकरीबन 80 लाख के आसपास है। जबकि ये गाड़ी मेरे ख्याल से अपनी वैल्यू को इस तरह से जस्टिफाई करती है कि ये गाड़ी एक तो हाइब्रिड है, फिर फीचर भी अच्छे ऑफर करती है, फिर होंडा भी है। तो ये सारी चीजें मिलकर इस गाड़ी को एक अच्छा पैकेज बनाती हैं। खैर, अगर बात की इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो इसमें हेडलाइट जो है काफी शार्प सी दी गई हैं और ये वैसी ही है जैसा कि अब होंडा की मोस्टली कार्स में आ रही हैं। अगर आप सिर्फ 11 जनरेशन में देखें तो उस पर भी हेडलाइट्स ऐसी ही हैं। इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, लो के लिए LED में और फिर एक हाई के लिए सेंटर में, जो कि अगेन LED में है। सिविक में भी सेम ही है और इसके अलावा ऊपर ही DRL दी गई है जो कि काफी मैसिव है। HRV में पाकिस्तान में होंडा ने काम अच्छा किया है और वो ये है कि उसमें भी हेडलाइट्स ऐसी ही आती हैं, जबकि इससे पहले अब तक होंडा पाकिस्तान में चीप आउट ही करता आ रहा था। विज़ल में हेडलाइट्स बाइथ्रॉन वाली आती थी, पाकिस्तान में हेडलाइट्स HRV के अंदर हैलोजन वाली आती थी। खैर, इसके अलावा फीचर के लिहाज से गाड़ी ज़्यादा इक्विप्ड है, इस तरह से कि इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, फॉग लैंप्स भी आती हैं जो कि LED में है। ये गाड़ी फ्रंट पे रडार भी ऑफर करती है। हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं, ऑटोमेटिक भी हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होती हैं। इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगे। ये मेरे ख्याल से काफी डिसेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा ग्रिल इस गाड़ी की नॉर्मल सी है, इसकी कुछ और वर्जन्स के अंदर ग्रिल क्रोम में भी आती होती है और स्पेसिफिक कार में बैजेस भी इसके ब्लैक्ड आउट हैं। ये शेडो क्रोम में है जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेल्थी बना रहे हैं। ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं, जैसे कि होंडा सेंसिंग वगैरह। ये सब मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से पूरी कार की तरह काफी अग्रेसिव है। यहाँ पे काफी शार्प टूल लाइंस दी गई हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसमें व्हील आर्चेस भी आती हैं जो कि इसकी लुक में एक कॉम्पैक्ट SUV वाला टच करती हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए साइड मिरर की तो साइड मिरर भी फीचर के लिहाज से मैक्सिमम इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है। इसमें हीटेड वाला फीचर भी आता है, रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। फिर यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं, नीचे ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिए गए हैं और इसके बड़े वर्जन यानी प्ले पैकेज के अंदर यहाँ पे कैमरास भी आते हैं। वो गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। इसके अलावा रूफ इस गाड़ी की कोई बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है और इसमें एयर प्रेस भी नहीं है स्पेसिफिक कार में। बट यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि आपको इसके एयर प्रेस पाकिस्तान से आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सेम डायमेंशन वाली कार HRV भी आती है और उसकी लोकल सपोर्ट बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे आपको एक्सेसरीज के लिहाज से कोई टेंशन नहीं होने वाली। रिम, टायर, साइड मिरर, बम्पर्स, डोर हैंडल वगैरह इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी और इसके अलावा इंटीरियर की भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई रूफ रेस नहीं ऐड की गई जैसा कि मोस्टली कार्स करती हैं इस कैटेगरी की। पोर्टेज में भी आती हैं, बाकी टफॉन वगैरह में भी आती हैं, लेकिन साइज के लिहाज से गाड़ी उनसे थोड़ी सी छोटी है। साइज के लिहाज से इस गाड़ी की कॉम्पिटिशन MG ZS बनती है या फिर ये गाड़ी है या फिर इस कैटेगरी में कुछ और कार्स आती हैं जैसे कि चेरी टीगो 4 Pro वगैरह। बट ये गाड़ी उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा साइज़ के लिहाज से क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है तो इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है। मैं आसानी से अपनी हाइट पे यहाँ पे बैठ सकता हूँ। और इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर्स हैं ये भी साइज़ के लिहाज से अच्छे खासे मैसिव हैं। इस तरह से कि साइड स्कर्ट वाला एरिया भी कवर करते हैं। अगर आप इसका डोर ओपन करें तो इसकी बॉडी जो है अपनी और चेसिस वगैरह ये काफ़ी अंदर है। ये चीज़ आपको यूजुअली सुपर कार्स में देखने को मिलती है, स्पोर्ट कार्स वगैरह में, बट इसमें भी ऐसा ही है। इसका बेसिकली साइड स्कर्ट इसका डोर ही है।
डोर्स काफ़ी नीचे तक जा रहा है और इसमें फिर ये एक फिल दी गई है जो कि इसके लुक को काफ़ी बेहतर बना रही है। इसमें यहाँ पे क्रोम दिया गया है और उसके अलावा बाकी रेयर विंडोज भी इसमें प्राइवेसी वाली आती हैं क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी एक जापानीज इंपोर्ट कार है। और इसके अलावा रेम स्पेसिफिक कार प्ले पैकेज वाले हैं, ये रेम प्ले पैकेज में आते हैं, आप लेते टाइम एड ऑन करवा सकते हैं। इस गाड़ी में करवाए गए हैं और ये 18 इंचेस का रेम है। इसके अलावा बैक पे इसमें ये विजल वाला डिस्टिंक्टिव फीचर दिया गया है और वही है कि इसका डोर हैंडल ऊपर डोर में दिया गया है। ये चीज पहले इस कार में आना शुरू हुई थी, फिर इसको CHR, प्रियस वगैरह बहुत सारी कार्स ने कॉपी कर लिया। प्रियस की लेटेस्ट शेप में भी डोर अब ऐसे ही ओपन होता है। इससे बेसिकली डोर की लुक काफी नीट हो जाती है और इसके अलावा यहाँ पे एयर का ड्रैग भी कम बनता है। इसके अलावा फिर इसकी बॉडी में कुछ करेक्ट लाइंस दी गई है यहाँ पे और ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप है। इसमें मूनरूफ वाला वर्जन भी आता है। बाकी बैक पे इसमें ये शार्प एंटीना दिया गया है। और अगर बात की जाए रेयर एंड की तो ये भी मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। इसकी टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं जैसा कि मोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स में होती हैं और इसकी टेल लाइट सबसे फाइन है इस कैटेगरी में। इवन हैवल H6 HEV की भी इतनी फाइन नहीं है और भी बहुत सारी कार्स आती हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये टेल लाइट सबसे बेस्ट हैं। और यहाँ पे अगेन एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में HRV के अंदर भी टेल लाइट सेम टू सेम आ रही हैं। यहाँ पे होंडा ने शिप आउट नहीं किया। इसके अलावा बैक पे ये विजन की बैचिंग दी गई है जो कि स्मोकी है, होंडा का बैच भी। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रिफ्लेक्टर्स आते हैं, यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ब्लैक आउट है। और इसके अलावा इसमें फिर बैक पे रेड विंडशील्ड वाइपर भी आता है, वॉशर भी आता है, स्पॉइलर ब्रेक लैंप दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करिए ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इस गाड़ी में स्पेशियस है और इसमें बूट भी पावर्ड है। ये चीज़ पाकिस्तान में होंडा ऑफर नहीं करता। ट्रंक में यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का सामान आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें नीचे एक एरिया दिया गया है जिसको उठा के आप इसकी टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, टूल किट दी गई है और उसकी वजह यह है कि बैक पे यहाँ पे इसका बैटरी पैक आता है। इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर एक बूट सेपरेटर दिया गया है। रेयर बेंचेस इसके 60-40 स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। टेलगेट की हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसकी गाइड मैंने बनाई हुई है और आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। इसकी ट्रंक हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसके अलावा ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं। एक तो बटन ट्रंक को बंद करने का है और इसके अलावा इसको दबा के रखेंगे आप और ट्रंक की हाइट को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट करेंगे तो इसकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। इसकी गाइड मैंने बनाई हुई है और इसके अलावा यहाँ पे एक और बटन दिया गया है जो कि इंटरेस्टिंग है। और वही है कि अगर मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा और यहाँ खड़ा रहूँगा तो इसकी ट्रंक बंद नहीं होगी जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जैसे ही मैं परे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये बेसिकली बंदे को सेंस करती है और जब तक बंदा नीचे खड़ा हुआ है ये बंद नहीं होगी। फिर इसके अलावा डेफिनेटली इसमें सेंसर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और किसी ने ट्रंक का बटन दबा दिया है तो मुझे क्रश कर देगी, ये लग के रुक जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जिस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये स्पेसिफिक कार क्योंकि जेड पैकेज है तो इसका इंटीरियर ऑल ब्लैक है। पहले भी जेड पैकेज में ऑल ब्लैक आता था, अभी भी सेम है। इसके टॉप ऑफ लाइन यानी कि प्ले पैकेज के अंदर इंटीरियर मल्टीपल टोन्स में आता है, वाइट, ब्लैक और कॉपर के। ये इंटीरियर मेरे ख्याल से काफी डिसेंट है और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स भी बहुत डिसेंट ऑफर करती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सारा ही लेदर की फिनिश में है। और इसके अलावा इसके लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं और क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है, यानी कि अगली गाड़ी के लिहाज से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी। इसकी प्रॉपर ब्रेकिंग भी होती है अगली गाड़ी आने के बाद और इसके अलावा ये गाड़ी एक्सीलरेट भी काफ़ी तेज़ी से करती है जैसी वो गाड़ी हटती है। और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। ये चीज़ आपको लैंड क्रूज़र V8 में देखने को मिलती है बट इसमें भी दी गई है। इसकी स्टीयरिंग की जो ये ग्रिप्स हैं ये गर्म होती हैं सर्दियों में और आपको काफ़ी कूजी फील देती हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इस साइज की कार के लिहाज से। इस कैटेगरी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कार ये फीचर ऑफर करती है। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, यानी कि मैं इसको मैनुअली भी चला सकता हूँ यहाँ से। और बाकी इसकी हेडलाइट में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी दिया गया है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। फिर इसमें फॉग भी आती है और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी के रेन सेंसिंग है। अगर बात करिए मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का काफी हद तक सिविक की 11th जनरेशन से मिलता जुलता है। 11th जनरेशन भी ऐसा ही मीटर है, उसमें एक स्पीडोमीटर दिया गया होता है और लेफ्ट पे काफी बड़ी स्क्रीन दी गई होती है। स्क्रीन को आप बहुत सारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, होंडा सेंसिंग, इस तरह की सारी चीज़ों का डिस्प्ले आ रहा होता है और इसके अलावा स्पीडोमीटर इसका बिल्कुल नॉर्मल सा है। साइज के लिहाज से काफी कॉम्पैक्ट सा है लेकिन प्रेजेंटेशन के लिहाज से काफी नीट है। इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की ये भी लेदर की फिनिश में है, लेकिन बाकी डैशबोर्ड ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। उससे नीचे फिर यहाँ पे ये वाला एरिया भी इसका लेदर की फिनिश में दिया गया है और डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इसकी स्क्रीन साइज के लिहाज से डिसेंट सी है और प्ले पैकेज में भी ऐसी ही आती है, लेकिन प्ले पैकेज में स्पीकर ज़्यादा आते हैं। इस तरह से उसमें स्पीकर डोर्स में तो दिए गए होते हैं जो कि इस गाड़ी में भी हैं। उसमें डैशबोर्ड में भी पीछे ट्विटर्स आते हैं जो कि इस गाड़ी में भी हैं, लेकिन उसमें ट्विटर फिर यहाँ डोर्स में भी आते हैं। उसमें यहाँ पे एक सब वूफर आता है, बैक पर भी उसमें स्पीकर ज़्यादा आते हैं। तो ये एक छोटा फीचर है जिसकी वजह से वो गाड़ी एक्स्ट्रा चार्ज करती है। इसके अलावा इस मल्टीमीडिया स्क्रीन के अंदर आपको होंडा कनेक्ट, ब्लूटूथ ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये गाड़ी के कंप्यूटर के साथ सिंक भी है, यानी कि ये
क्लाइमेट कंट्रोल, गाड़ी की एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स वगैरह ये भी सारा कुछ यहाँ पे शो करवाएगी और डिस्प्ले के लिहाज से भी डिसेंट सी है। उससे नीचे फिर इसका ये लेदर का पोर्शन दिया गया है, हेडलाइट बटन दिया गया है और उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग-अलग जोन्स दी गई हैं। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ और टेम्परेचर को एडजस्ट करता हूँ तो इसके डायल के आसपास की जो लाइट्स हैं ये चेंज होती हैं। अगर मैं हॉट करूँगा तो ये रेड होंगी, कोल्ड करूँगा तो ये ब्लू होंगी। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और इसके अलावा टेम्परेचर यहाँ पे शो करवा रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में ये रेयर विंडशील्ड डिफॉगर और साइड मिरर डिफॉगर का बटन भी दिया गया है। इसमें साइड मिरर भी हीटेड आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल भी दिए गए हैं। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स हीटेड फंक्शन के साथ आती हैं और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, तो ये गाड़ी आपको हर लिहाज से सर्दियों में कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका यूएसबी इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, एक डॉट दी गई है और उससे नीचे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। ये गाड़ी वायरलेस चार्जर भी ऑफर करती है। यहाँ पे अपना कोई वायरलेस चार्जिंग वाला फोन रखेंगे तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और ब्रेक की B मींस ब्रेकिंग और D में आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। उससे पीछे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है और उससे नीचे डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है। उससे पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इसको मैं पुल करके एंगेज और पुश करके डिसएंगेज कर सकता हूँ लाइक दिस। 7 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल का सारा ही लेदर की फिनिश में है और स्पेस के लिहाज से बस ये नॉर्मल सही है। ये मेरे ख्याल से इससे खुला हो सकता था। सेम लेदर सेंटर कंसोल वाला इसकी सीट में भी कंटिन्यू किया गया है। सीट इस गाड़ी की डुअल कॉम्बिनेशन में है, फैब्रिक और लेदर के। फैब्रिक इस गाड़ी का टेक्सचर्ड है, लेदर इस गाड़ी का काफी प्रीमियम है और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल्स गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं और विंडोज इसमें ऑल ऑटो आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ चारों ही विंडोज को। बाकी इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि मैं इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा वैनिटी मिरर भी गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे होंडा ने बहुत वर्क किया है। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है, पीछे केबिन लाइट्स दी गई हैं, लेकिन जेड पैकेज में एक चीज नहीं है और वो ये है कि इसमें मून रूफ नहीं है। वेजल के बड़े पैकेज के अंदर मून रूफ भी आती है। बाकी एयरबैग की गाड़ी 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, ये अच्छा खासा खुला है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा यहाँ पे चीजें भी काफी मजेदार दी गई हैं इस तरह से। एक तो इसमें बैक पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, फिर इसमें पावर आउटलेट भी दिए गए हैं, नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, फ्लोर बेड इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट आता है और इसके अलावा इसमें रेयर सीट्स के अंदर फिर ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा बैक पे गाड़ी 3 सीट बेड्स भी ऑफर करती है, आईसोफिक्स सपोर्ट्स भी ऑफर करती है, एयरबैग्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसकी रेयर विंडोज भी सिंगल टैप वाली हैं। बाकी इसमें कप होल्डर्स डोर्स के अंदर भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें जो केबिन लाइट्स हैं ये भी एलईडी में है और टच वाली हैं। नाइस अटेंशन डिटेल। इसको मैं टच करके इस तरह से ऑन कर सकता हूँ और टच से ही ऑफ भी कर सकता हूँ। इसका इफेक्ट भी काफी मजेदार आता है नीचे। ये बेसिकली टच सेंसिटिव है, ऐसा नहीं कि मैं टच करके प्रेस करूंगा, सिर्फ टच करने से ये ऑन हो जाती है। और इसके अलावा इसमें बैक पे फिर फ्रंट सीट्स के पीछे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं, लेकिन इसमें भी 2 कंपार्टमेंट हैं। एक मेन कंपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी फाइल्स या बुक्स वगैरह जाएंगी, फिर एक छोटा कंपार्टमेंट है जहाँ पे आपका फोन जाएगा और फोन भी पूरा नीचे नहीं जाता, एक लेवल पे जाके रुक जाता है। ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी मजेदार चीज है और हर गाड़ी में आनी चाहिए। इसके अलावा इस गाड़ी की जो रेयर सीट्स हैं ये सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर भी फोल्ड होती हैं। बैक से तो हर गाड़ी की सीट फोल्ड हो जाती हैं, लेकिन इसमें एक चीज यूनिक है और वो ये है कि मैं इसकी सीट्स को इस तरह से ऊपर की तरफ भी फोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे फिर साइकिल, टीवी, वॉशिंग मशीन कुछ भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक काफी मजेदार चीज है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन गाड़ी 1.5 हाइब्रिड ऑफर करती है। इस बॉडी में 2 मेन इंजन आते हैं, 1.5 सिंपल और 1.5 हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है और ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये इंजन ऑन इट्स ऑन इंजन 104 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी हॉर्स पावर कंबाइंड 140 के आसपास पहुंच जाती है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। मोस्टली हाइब्रिड कार्स 130, 135 के आसपास होती हैं, ये गाड़ी 140 है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है और ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से भी काफी अच्छी है। ये गाड़ी आपको आराम से 20-22 की एवरेज दे सकती है और अगर आप इसको बहुत ही प्यार से चलाएं तो आपको 24-25 की एवरेज भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न।
जो कि अगेन मेरे ख्याल से इस साइज की गाड़ी के लिहाज से बहुत बेहतर है। बाकी ये इंजन होंडा की और भी बहुत सारी कार्स में आता है, जैसे कि फिट हो गई या फिर CR-Z हो गई, इस तरह की और भी कार्स में। तो इसके जो इंजन के पार्ट्स हैं ये भी आपको सोर्स करना की बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सस्पेंशन में इसके बहुत सारे पार्ट्स HRV वाले भी लग सकते हैं, और इसके अलावा बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, EV मोड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी ड्राइव को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। ट्रांसमिशन ये गाड़ी ECVT ऑफर करती है, और इसके अलावा इसकी बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, लेकिन बोनट इस गाड़ी का ओपन स्टैंड ही होता है। अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक आ जाते तो बहुत बेहतर था। बाकी इसके अलावा इसकी बोनट की जो इंसुलेशन है ये भी काफ़ी अच्छी दी गई है। फ्रंट पे इसमें प्रॉपर ये प्लास्टिक की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को नीट बना रही हैं। यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है विज़ल, ये है 225, 50 और 18। इसमें 18 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है, जो कि यूजुअली आपको विज़ल प्ले पैकेज में देखने को मिलता है टॉप ऑफ लाइन में। इसमें भी छोटे आते हैं, लेकिन इसमें ये एड ऑन करवाया हुआ है कंपनी से ही। टायर्स गाड़ी मिशन का है जो कि हाफ यूज है, ये आपको तकरीबन 20 से 1000 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से ये मेरे ख्याल से बहुत डिसेंट सा है। ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे ही डिस्क ब्रेक आती हैं। फिर इसमें ABS भी आता है, ट्रैक्शन भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, और ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं जो कि इस राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे कुछ एयर डक्ट्स दिए गए हैं जो कि फ्रंट से हवा सक करके यहाँ से बाहर करते हैं और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।